फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे एंड वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। So what is respiration? Respiration is a process by which oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. अब रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर रिलीज होती है। तो फ्रेंड्स, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं उन्हें काम करने के लिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी आती है केमिकल रिएक्शन से। अब वो केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं? उन्हें होने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहां से आ रही है हमारी बॉडी में? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी चेस्ट पर हाथ रखें तो आप फील करेंगे कि आपकी चेस्ट ऊपर और नीचे हो रही है। ये क्यों हो रही है? इट इज ड्यू टू रेस्पिरेशन। देयर आर टू स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। वन इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एक्सपिरेशन। When air enters the lungs from atmosphere, it is known as inspiration. तो यानी जब एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में एंटर करती है तो उसे कहते हैं इंस्पिरेशन। और ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें एनर्जी यूज होती है। एंड व्हेन एयर लीव्स द लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन। और जब वो एयर लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में जाती है तो उसे कहते हैं एक्सपिरेशन। और ये एक पैसिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती। ओके, तो ये दो स्टेजेस हैं रेस्पिरेशन की, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये हो रही है इंस्पिरेशन और ये हो रही है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। ओके, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की और साथ में हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो फ्रेंड्स देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक भी कहते हैं। और ये पिक्चर को देखिए, यहां पर आपको ये जितने भी ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और ये सब मिलकर बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक भी कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक शुरू होता है नोज से। तो जब एयर एंटर करती है तो एयर एंटर करती है नोज से और जाती है इधर नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी से फ्रेंड्स फिर वो जाती है यहाँ फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद पहुंचती है इधर लेरिंग्स में। तो ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ये तीनों मिलकर बनाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसके बाद शुरू होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो शुरू होता है यहाँ ट्रैकिया से, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो ये जो ट्रैकिया होता है ये आगे फर्दर बाइफरकेट होता है ब्रोंकाई में। ये देखिए, दो ब्रोंकाई में वो फर्दर बाइफरकेट हो जाता है, जिसको सिंगुलर में हम ब्रोंकस कहते हैं। तो हर एक ब्रोंकस जा रहा है दोनों लंग्स में, जैसे कि राइट ब्रोंकस जो है वो राइट लंग में जा रहा है और लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो लेफ्ट लंग में जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्रोंकाई हैं ये प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर ब्रांच आउट होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, और फिर आगे टर्शरी ब्रोंकाई में, और वो आगे और फर्दर बिल्कुल स्मॉलेस्ट एयर पैसेजेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। तो ये ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं? ये स्मॉलेस्ट एयरवेज होते हैं और ये फाइनल एयर कंडक्टर्स भी होते हैं। और फ्रेंड्स, ये ट्रैकिया, ये दोनों ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स मिलकर कहलाते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। क्यों? बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, है ना? एक ट्री और उसके ब्रांचेस की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। अब फ्रेंड्स आइए अब बात करते हैं एल्वियोलाई की। देखिए, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये यहां पर आप देख रहे हैं, ये एंड होते हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई होते हैं छोटे छोटे एयर सैक्स,
जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है बिटवीन ब्लड एंड एयर। अब नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है हमारे ये दो लंग्स। ये जो दो लंग्स है ना फ्रेंड्स हमारे, ये और ये जो लंग्स हैं ये कवर्ड होते हैं प्लूरा से। ये 2 लेयर मेम्ब्रेन होती है जो हमारे लंग्स को कवर करती है और इन दोनों लेयर्स के बीच में होता है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड यानी प्लूरा फ्लूइड। अब प्लूरा का क्या काम होता है? प्लूरा का काम होता है इन लंग्स को लुब्रिकेट करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड रिब केज। तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अभी हमने पढ़े, ट्रैकिया, दो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और ये दो लंग्स, ये सभी मिलकर कहलाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो फ्रेंड्स हमने अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी समझ लिया है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी हमें समझ आ गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं मसल्स, यानी कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। देखिए ये है डायफ्राम। इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो दे आर लोकेटेड बिटवीन द रिब्स और ये दोनों मिलकर हेल्प करती हैं ब्रीदिंग में, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। तो आइए अब इन सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोज एंड नेजल कैविटी की। सो लुक हियर फ्रेंड्स, ये है नेजल कैविटी। तो जो हमारी बॉडी में एयर एंटर करती है वो नोज में एंटर करती है एंड देन इन दिस नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं। इट वार्म्स द एयर, इट मॉइस्चन द एयर एंड इट फिल्टर्स एयर। सो नेजल कैविटी वार्म्स एयर थ्रू ब्लड वेसल्स। तो ये हवा को, जो एयर है उसको वार्म कैसे करती है? थ्रू ब्लड वेसल्स। एक्चुअली दिस नेजल कैविटी इट इज लाइंड विद ब्लड वेसल्स जो एयर को बॉडी टेम्परेचर पर आने में मदद करती है। नाउ नेक्स्ट इज कि ये मैंने आपको नेक्स्ट फंक्शन बताई ना कि दैट इट मॉइस्चन एयर। वो कैसे करती है? एयर इज moistened with the help of mucus from the mucous membrane that lines the nasal cavity। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि नेजल कैविटी में म्यूकस होता है। वो कहां से आया? फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइंस द नेजल कैविटी। तो ये नेजल कैविटी में फ्रेंड्स इधर देखिए ये सारी म्यूकस मेम्ब्रेन है और इससे बनती है म्यूकस। तो म्यूकस जो है वो एयर को मॉइस्चन करती है और ये म्यूकस ही है फ्रेंड्स जो एयर को फिल्टर भी करती है बिकॉज इट ट्रैप्स पार्टिकल्स। जो जो बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं और जो बाकी एयर पार्टिकल्स हैं उन्हें भी ये म्यूकस जो है उनको ट्रैप कर लेती है एंड इन दिस वे इट फिल्टर्स एयर। अब नेजल कैविटी के बाद एयर जाती है फेरिंग्स में जिसे हम थ्रोट भी कहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये है फेरिंग्स। सो फेरिंग्स इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड। तो यहाँ ये फ्रेंड्स ये फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज है हवा के लिए यानी एयर के लिए भी और जो हम खाना खा रहे हैं उसके लिए भी। तो फेरिंग्स का क्या काम होता है? इट फंक्शंस बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू विंड पाइप, यानी कि फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप में जाने से बचाना। ये फेरिंग्स का काम होता है कि भाई जो फूड पार्टिकल्स हैं वो फूड पाइप इसोफेगस में जाएं, ना कि विंड पाइप में। ओके, नाउ फेरिंग्स इज मेड अप ऑफ 3 रीजन्स, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। तो नेसोफेरिंग्स ये ऊपर वाला पार्ट जो नोज को कनेक्ट करता है, ओरोफेरिंग्स ये वाला पार्ट जो यहां से मुंह को कनेक्ट कर रहा है, ओरल कैविटी को कनेक्ट करता है, और तीसरा है लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स होता है फ्रेंड्स ये रेगुलेट करता है कि भाई जो खाना है वो ईसोफेगस में जाए, वो ईसोफेगस की तरफ मूव करे और जो एयर है वो लंग्स की तरफ मूव करे। तो ये है 3 रीजन्स जो फेरिंग्स में होते हैं। इसके बाद एयर जाती है लेरिंग्स में। लेरिंग्स के ऊपर फ्रेंड्स एक स्पून शेप्ड फ्लैप होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये देखिए इधर, राइट, और ये एक लिड की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये एयरवे को बंद कर देता है जब हम खाना खाते हैं, जिससे कि फूड सिर्फ एक पाथ पर जाए, दैट इज इनटू इसोफेगस एंड देन इनटू स्टमक। तो अगर फ्रेंड्स होता है ना कि कभी कभार बाय चांस अगर फूड पार्टिकल लेरिंग्स में चला जाता है तो क्या होता है कि कफ रिफ्लेक्स होता है जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है।
राइट, ऐसे ही होता है ना। तो फेरिंग्स के बाद हवा जाती है लेरिंग्स में। ये देखिए, ये है लेरिंग्स और इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और इसे वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स दैट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स, and this larynx is located in the front of our neck and forms a lump called the Adam's apple. और ये larynx located है हमारे नेक के फ्रंट में, जहां पर ये एक लंप फॉर्म करता है जिसे कॉमनली हम एडम्स एप्पल कहते हैं। आप अपनी नेक पर हाथ रख के देखिए फ्रंट में, आपको ये एडम्स एप्पल फील होगा। It lets air pass from pharynx to trachea on the way to lungs. So friends, जो एयर है वो नेजल कैविटी से देखिए गई पहले फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से आई लेरिंग्स में और लेरिंग्स से वो जा रही है ट्रैकिया में। Now it has epiglottis that closes to prevent food from entering the windpipe when swallowing. तो ये चीज मैंने आपको बताई दी है अभी। एपिग्लॉटिस होता है यहाँ पे, जिसका फंक्शन होता है कि जो हम फूड पार्टिकल है, जो हम खाना खा रहे हैं, वो विंड पाइप में ना जाए, वो ईसोफेगस में जाए। अब लेरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो देखिए, ये है ट्रैकिया एंड दिस ट्रैकिया फ्रेंड्स, इट्स अ फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमें यहां दिखाई दे रहा है। अब फ्रेंड्स, यहां पर ट्रैकिया में आपको देखिए ये रिंग्स सी दिखाई दे रही हैं। ये क्या रिंग्स हैं? It is made up of C-shaped cartilage rings that support and stiffen the trachea. ये जो rings हैं फ्रेंड्स, ये C-shaped rings हैं। ये rings trachea को open रखती हैं during breathing. So they are very important for trachea. इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए फ्रेंड्स आप ऐसे समझिए कि जैसे कि एक स्ट्रॉ है। अब स्ट्रॉ के एक एंड को अगर हम बंद कर दें और दूसरे एंड से अगर हम हवा खींचें, तो वो जो स्ट्रॉ होगा वो बीच में से कोलैप्स हो जाएगा। तो यही चीज अवॉइड करने के लिए ये ट्रैकिया में ये रिंग्स होती हैं, जिससे कि ये जो ट्रैकिया है ये ओपन रहे ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रैकिया से सिर्फ हवा पास ही नहीं हो रही, वो ट्रैकिया में वार्म भी हो रही है, ह्यूमिडिफाई भी हो रही है और फिल्टर भी हो रही है, बिकॉज ट्रैकिया हैज म्यूकस मेम्ब्रेन एज वेल। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ट्रैकिया में जो हवा है वो फिल्टर होती है। वो कैसे फिल्टर होती है? देखिए, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं। तो अब वो ट्रैकिया से बाहर कैसे जाते हैं? बिकॉज ट्रैकिया हैज वेरी टाइनी हेयर कॉल्ड सीलिया। तो वो जो सीलिया है वो उन डस्ट पार्टिकल्स को अपवर्ड्स मूवमेंट देता है, यानी कि वो उनको ऊपर की तरफ भेजता है टूवर्ड्स आवर माउथ कैविटी। अब ट्रैकिया के बाद हवा जाती है ब्रोंकाई में। The trachea splits into two tubes called the bronchi, which enter each lung individually. So look here, ये देखिए, ये है दो ब्रोंकाई, जिसे सिंगुलर में हम ब्रोंकस कहते हैं। तो जो ट्रैकिया है वो इन दो ब्रोंकाई में स्प्लिट हो जाता है एंड लेफ्ट ब्रोंकस कैरीज एयर टू द लेफ्ट लंग एंड राइट ब्रोंकस कैरीज एयर टू द राइट लंग। Now each bronchi branch off into smaller and smaller airways. तो इधर देखिए, ये जो दोनों ब्रोंकाई है ये आगे भी डिवाइड होती रहती हैं, ये ब्रांच ऑफ होती रहती हैं छोटे छोटे एयरवेज में, जैसे कि इधर आपको दिखाई दे रहा है। चाहे हम राइट ब्रोंकस की बात करें, चाहे हम लेफ्ट ब्रोंकस की बात करें, वो दोनों ही आगे और डिवाइड होते रहते हैं। And as the bronchi branch into secondary bronchi and tertiary bronchi, the amount of cartilage decreases. तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है, ये जो ब्रोंकाई है ये प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। उसके बाद ये डिवाइड हो रही हैं इसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और फिर उसके बाद वो फर्दर डिवाइड ऑफ होते हैं टर्शरी ब्रोंकाई में। बट इनमें क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए, आपको ये कार्टिलेज दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर ट्रैकिया में हमने देखा था कि भाई कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। ये कार्टिलेज रिंग्स यहाँ पर भी होते हैं ब्रोंकाई में, बट उनका जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता चला जाता है।
देखिए सब में इनमें कम होता चला जाएगा जैसे जैसे कि वो फर्दर डिवाइड होती हैं सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में, द अमाउंट ऑफ कार्टिलेज डिक्रीजेस. So friends, remember that bronchi are large airways. अब bronchi के बाद एयर एंटर करती है ब्रोंक्यूल्स में, जो स्मॉलेस्ट एयरवेज होते हैं. So look here, these are bronchioles. ये हैं bronchioles. And they connect the bronchi to the alveoli and are final air conductors. और ये bronchioles ही हैं जो bronchi को alveoli से connect करते हैं और ये final air conductors होते हैं. They lack cartilage but have prominent smooth muscle layer. तो देखिए जो bronchioles होते हैं ये muscular होते हैं. They can expand and contract. और इनमें कार्टिलेज नहीं होती है. दे लैक कार्टिलेज यानी कि इनमें कार्टिलेज नहीं होती है, इनमें एक स्मूथ मसल लेयर होती है. नाउ देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स: कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. तो पहला है कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स. देखिए ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं दे ब्रांच आउट फ्रॉम द टर्शरी ब्रोंकाई. ठीक है, जो अभी हमने टर्शरी ब्रोंकाई पढ़ा था तो वो फर्दर डिवाइड होता है इनमें कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स में. ये जो कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये आगे और डिवाइड होते रहते हैं और उसमें जो आखिर में जो आखिरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कहलाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. एंड दीज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स दे मार्क द एंड ऑफ द कंडक्टिंग जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. दे मार्क द स्टार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी जोन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं फ्रेंड्स, ये यहां से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन. देखिए कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, अभी मैं इन दोनों के बारे में आगे आपको बताऊंगी. अब देखिए ब्रोंक्यूल्स के बाद एयर एंटर करती है एल्वेओलाई में. तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं. देखिए ये है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये उसके बाद फ्रेंड्स स्टार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और यहां से फ्रेंड्स हमें दिखने शुरू हो जाते हैं ये एल्वेओलाई. तो एल्वेओलाई क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. These are tiny air sacs which allows the exchange of gases. तो एल्वेओलाई बहुत छोटे छोटे एयर सैक्स की तरह होते हैं जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं. जो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, वो एल्वेओलाई में ही होता है. एंड नाउ लुक एट दिस डायग्राम वंस अगेन. देखिए ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के एंड में ये होते हैं डक्ट्स. ये डक्ट्स दिखाई दे रहे हैं हमें, इन्हें कहते हैं एल्वेओलर डक्ट्स और ये अटैच्ड होते हैं इन एल्वेओलर सैक्स से. ये फ्रेंड्स ये सैक्स हैं, देखिए ये, और यहाँ पर भी देखिए ये भी सैक्स ही हैं. सो व्हाट आर दीज एल्वेओलर सैक्स? दे आर नथिंग, दे आर जस्ट मेड अप ऑफ सेवरल एल्वेओलाई टू फॉर्म क्लस्टर्स दैट रिजेंबल बंचेस ऑफ ग्रेप्स. तो ये एल्वेओलर सैक्स जो हैं ये बने हुए हैं बहुत सारे एल्वेओलाई से. बहुत सारे एल्वेओलाई मिलकर बनाते हैं इन एल्वेओलर सैक्स को. और फ्रेंड्स ये कैसे दिखाई देते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, वैसे दिखाई देते हैं. इसलिए देखिए यहां पर लिखा है दे रिजेंबल बंचेस ऑफ ग्रेप्स. The alveoli and respiratory bronchioles comprise the basic unit of respiration. And remember कि ये एल्वेओलाई और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन. कई बार इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एल्वेओलाई और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स दे कंप्राइज द बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन. और एक और बात फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में कितने एल्वेओलाई होते हैं. याद रखिए कि एक ह्यूमन बॉडी में देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वेओलाई प्रेजेंट इन आवर लंग्स. ओके, मिलियंस ऑफ एल्वेओलाई. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एल्वेओलाई कहाँ पाए जाते हैं. दे आर फाउंड विद इन द लंग पेरेन्काइमा, दैट इज फंक्शनल टिश्यू ऑफ द लंग्स. तो एल्वेओलाई पाए जाते हैं लंग्स पेरेन्काइमा में. लंग पेरेन्काइमा क्या है, वो लंग्स का फंक्शनल टिश्यू है, तो वहां पर ये एल्वेओलाई होते हैं.
अब फ्रेंड्स, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट. So the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. तो देखिए कंडक्टिंग पार्ट कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से. तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक ये सारा पार्ट होता है कंडक्टिंग पार्ट. तो इसमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आ जाते हैं? लेट्स सी. देखिए एक तो इसमें नॉस्ट्रिल्स आ गया, देन नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और इसमें ब्रोंकियोल्स में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, यहां तक होता है फ्रेंड्स ये कंडक्टिंग पार्ट. ठीक है. तो एक एक चीज और मैं आपको यहाँ याद करवाना चाहती हूँ कि देखिए ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, इसका काम सिर्फ एयर को कंडक्ट करना नहीं होता. इसके अलावा ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. कौन कौन सी वो फंक्शंस थी? कि ये एयर को वार्म करता है, फिर ये एयर को ह्यूमिडिफाई और उसको फिल्टर भी करता है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस. नाउ व्हाट अबाउट द रेस्पिरेटरी पार्ट? अब रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या क्या होता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्वियोलर सैक्स एंड एल्वियोलाई, दे फॉर्म द रेस्पिरेटरी पार्ट, या जिसको हम एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो फ्रेंड्स इस डायग्राम को देखिए, ये यहां तक, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक क्या है? ये है कंडक्टिंग पार्ट, और उसके नीचे जो है ये है रेस्पिरेटरी पार्ट, जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आ जाता है, एल्वियोलर डक्ट आ जाता है, एल्वियोलाई आ जाता है, और ये एल्वियोलाई सैक्स आ जाते हैं. ठीक है. सो दे कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब हम सीखेंगे कि ये जो एल्वियोलाई है, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं. तो इसे समझने के लिए पहले फ्रेंड्स हमें एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर समझना होगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. The alveolar walls are made of thin epithelium cells called pneumocytes. So look here friends, ये है एक alveoli, और इसकी जो walls होती हैं वो बनी होती हैं epithelium cells से, जिन्हें pneumocytes कहा जाता है. ये जो epithelium cells होते हैं, they are one celled thick. Okay? और ये जो pneumocytes हैं, they are of two types, type 1 and type 2. देखिए ये type 1 है, they are regular epithelium cells, और ये जो है ये है टाइप 2 एपिथेलियम सेल्स, एंड दे सिक्रीट सर्फेक्टेंट. तो देखिए फ्रेंड्स, यहां देखिए ये जो लेयर है ये है सर्फेक्टेंट, और इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है एल्वियोलाई को ओपन रखना ड्यूरिंग ब्रीदिंग. ठीक है. तो फ्रेंड्स ये जो टाइप 2 होते हैं, ये टाइप 2 जो न्यूमोसाइट्स हैं, दे आल्सो ट्रांसफॉर्म्स इनटू टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, एंड दस दे हेल्प इन रीजनरेटिंग एंड रिपेयरिंग डैमेज सेल्स. नाउ अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड इज अबाउट एल्वियोलर मैक्रोफेजेस. Alveoli has alveolar macrophages which are responsible for removing particles such as dust or microorganisms. अब अगर कोई पार्टिकल एल्वियोलाई तक आ भी जाता है, तो वहां एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं, जो इस पार्टिकल को देखिए इस तरह ऐसे गॉबल कर लेते हैं, एंड देन दे मूव अप टू द कंडक्टिंग जोन एंड ऑल द वे टू द फेरिंग्स, जहां पर या तो हम इसको कफ के थ्रू बाहर कर देते हैं उस पार्टिकल को, या वी स्वेलो इट डाउन टू आवर स्टमक. ठीक है. तो ये काम होता है एल्वियोलर मैक्रोफेजेस का. अब हमें एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है. अब नेक्स्ट चीज हम समझेंगे कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं. तो देखिए उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम सेल, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो जो मेम्ब्रेन एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, वो होती है ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम सेल्स. ये सेल्स जो अभी हमने पीछे समझे ही हैं. अब इनके साथ आपको दिखाई दे रही है ये ब्लड कैपिलरी. दिस ब्लड कैपिलरी इट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, राइट. और इन दोनों को आपस में जो ग्लू करती है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो यहां पर मैं ये शो कर रही हूं.
So basement membrane is a protein layer which act as a glue to alveolar epithelial cells and capillary endothelial cells. So remember that this respiratory membrane actually facilitates the exchange of gases through diffusion. तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो ये गैस एक्सचेंज होती है एल्वेलाई में वो कैसे होती है। देखिए, जो ब्लड आता है वो पल्मोनरी आर्टरी से आता है एंड दैट ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एल्वेलाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वेलाई में आ गई है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट कर देते हैं और जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन एल्वेलाई तक पहुंचती है एंड देन इट गेट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड और फिर ये फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टू द पल्मोनरी वेन्स, देन टू द हार्ट एंड देन टू द बॉडी टिश्यूज। तो इस तरह से एल्वेलाई में गैस एक्सचेंज होती हैं। ओके, सो नाउ वी हैव लर्न्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट्स पार्ट्स एंड हाउ इट वर्क्स।